हेलो स्टूडेंट, कैसे हो सभी। वेलकम माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी मेंटर। ओके, जैसा कि मैं ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ा रहा था, उसमें सेकेंड चैप्टर स्टार्ट किया था ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। उसका मैंने मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग स्टार्ट करनी है मेरे को। अभी तक 3 लेक्चर हो चुके हैं, उसमें मैंने कंप्लीट करा दिया था। पिछले लेक्चर में मैंने कंडक्टिंग पार्ट जो होता है ह्यूमन रिस्पिरेटरी ऑर्गन का, वो मैंने आप लोगों को डिस्कस किया था। ठीक है, तो मैं अब नेक्स्ट स्टार्ट करने जा रहा हूँ मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। जो ब्रीदिंग की मैकेनिज्म होती है वो कैसे स्टार्ट करते हैं, ठीक है, कैसे होती है। अब हम लोग देखते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, लैंग्वेज देख रहे हैं, आप लोगों को बता रहे हैं, कह रहे हैं ब्रीदिंग इन्वॉल्व्स 2 स्टेजेस। कितनी स्टेजेस इन्वॉल्व होती हैं ब्रीदिंग में? 2 स्टेजेस इन्वॉल्व होती हैं। नंबर 1 इंस्पायरेशन, सेकेंड इज एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन का मतलब होता है जब हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, एटमॉस्फेरिक एयर को इनहेल करते हैं, तो उसे बोलते हैं इंस्पायरेशन। एंड एक्सपायरेशन तब बोलते हैं जब हम अपने लंग्स की CO2 को बाहर एक्सपायर्ड करते हैं, ठीक है, बाहर निकालते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? एक्सपायरेशन। तो सबसे पहले ही ब्रीदिंग में हमारे पास 2 स्टेप इन्वॉल्व हो गई, दैट इज फर्स्ट इज इंस्पिरेशन, सेकेंड इज एक्सपायरेशन। तो हम लोग क्या करेंगे, इन्हीं 2 प्रोसेसेस के अराउंड में पूरा का पूरा मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो आगे स्टार्ट करते हैं। तो इंस्पायरेशन का मतलब होता है बेसिकली बोल रहे हैं ड्यूरिंग विच एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन इन। जो एटमॉस्फेरिक एयर होती है ड्रॉन इन मतलब इन साइड लेते हैं, दैट इज नोन एज इंस्पायरेशन। एंड एक्सपायरेशन बाय विच द एल्वुलर एयर इज रिलीज्ड आउट। जो हमारे लंग्स थे, जो एक्सचेंज वाला पोर्शन था, वो हमारे कहाँ पे हुआ था? लंग्स के एल्वुलाई में। ओके, तो हमने क्या किया था, वहां पे एल्वुलाई में एक्सचेंज पोर्शन हो रहा था। अब जब हम एयर को क्या करते हैं, एल्वुलाई से रिलीज्ड आउट करते हैं, दैट इज नोन एज एक्सपायरेशन। तो हमने 2 प्रोसेस को मेनली डिस्कस कर लिया है। अब कह रहे हैं द मूवमेंट ऑफ एयर इनटू एंड आउट ऑफ द लंग्स। जो मूवमेंट हो रहा है इनटू एंड आउट ऑफ द लंग्स इज कैरिड आउट बाय क्रिएटिंग ए प्रेशर ग्रेडियंट। प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से हमारा ये मूवमेंट होता है इनसाइड एंड आउटसाइड। ओके, तो बोल रहे हैं किस किस के बीच में ग्रेडियंट बनता है? बिटवीन द लंग्स एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो हमारे लंग्स होते हैं और जो हमारा एटमॉस्फेयर होता है, उसके बीच में एक ग्रेडियंट क्रिएट होता है। उस ग्रेडियंट को क्या बोलते हैं? प्रेशर ग्रेडियंट। और वो हमारे किस किस के बीच में बनता है, आप लोगों को बता दिया, ठीक है, लंग्स एंड एटमॉस्फेयर के बीच में बनता है। ठीक है, अब इसका गेम क्या है, हम लोग इंस्पायर्ड क्यों करते हैं, एक्सपायर्ड कैसे करते हैं, ठीक है, तो बता रहे हैं इंस्पायरेशन जो होता है हमारे पास, बेसिकली ये मैंने लिख दिया है, इंस्पायरेशन कैन अकर इफ द प्रेशर विद इन द लंग्स। इसको बोलते हैं जो प्रेशर विद इन द लंग्स होता है, अंदर मतलब किसी के अंदर होगी कुछ भी, तो उसको बोलते हैं इंट्रा। क्या बोलते हैं? इंट्रा। और किसके अंदर है? लंग्स के अंदर हो रहा, दैट इज पल्मोनरी। पल्मोनरी टर्म किसके लिए यूज करते हैं? लंग्स के लिए। तो क्या हो गया हमारे पास? प्रेशर इन द लंग्स, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इज लेस होता है। क्या होता है? लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जब हम इंस्पायरेशन हम कब करते हैं, इंस्पायरेशन हम कब करते हैं, कह रहे हैं जब इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इज लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब हमारे लंग्स का प्रेशर जो होता है वो क्या होता है? लेस होता है। ओके, और हमारे पास वो क्या होता है? एटमॉस्फेयर का प्रेशर क्या होता है? हायर होता है। तो क्या कह रहे हैं, आगे देखते हैं, ये कह रहे हैं दैट इज देयर इज ए निगेटिव प्रेशर इन द लंग्स। लंग्स में हमारे पास कैसा प्रेशर क्रिएट हो जाता है? निगेटिव प्रेशर क्रिएट हो जाता विद रिस्पेक्ट टू द, किसके थ्रू? विद रिस्पेक्ट टू एटमॉस्फेरिक
प्रेशर, जो हमारी एटमॉस्फेयर होती है उसके रिस्पेक्ट में कौन सा प्रेशर बढ़ जाता है, लंग्स का। तो क्या होता है बेसिकली, आगे देखते हैं। जब हमारे पास लंग्स का प्रेशर लेस हो जाता है, ओके, किससे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, ओके, तब क्या होता है, हमारे पास बाहर की एयर जो एटमॉस्फेरिक है अंदर आ जाती है, ठीक है, ये इन हो जाती है, O2 अंदर इन हो जाती है। समझ रहे हैं इतना। तो इसी को इंस्पायरेशन मेनली बहुत अच्छे से समझेंगे। यहाँ पे एक ही पॉइंट है और नेक्स्ट पॉइंट और आने वाला है, तो इसको बहुत विधिवत देखेंगे, ठीक है। एक बार और देख लेते हैं। इंस्पायरेशन कैन अकर इफ द pressure within the lungs, that is intrapulmonary pressure, is less than the atmospheric pressure, that is there is a negative pressure in the lungs with respect to the atmospheric pressure। तो हमारे पास निगेटिव प्रेशर है, बाहर पॉजिटिव प्रेशर है, तो हम लोग देखते हैं मूवमेंट कैसी होती, पॉजिटिव टू निगेटिव, दैट इज हायर टू लोअर। आ रहा क्लियर समझ में। उसी वजह से, उसी तरीके से यहां भी मूवमेंट होगी। तो क्या हो जाएगा, हमारे पास बाहर से एयर अंदर आ जाएगी और हमारा क्या हो जाएगा, इंस्पायरेशन। अब सेकेंड स्टेप देखते हैं इसकी, ठीक है। अब एक्सपायरेशन देखते हैं। इंस्पायरेशन हो गया, ठीक है। अब देख रहे हैं, सिमिलरली कह रहे हैं एक्सपायरेशन takes place when the intrapulmonary pressure is higher than the atmospheric pressure। क्या कह रहे हैं, जब एक्सपायरेशन होगा, एक्सपायरेशन मतलब हम एयर को रिलीज आउट करेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, अब आपको पता मूवमेंट मैंने बता ही दी है, पॉजिटिव टू निगेटिव। कैसे होती है मूवमेंट, प्लस से माइनस की तरफ, ओके, दैट इज जिसको बोल सकते हैं हायर टू लोअर। ये एच है मेरी, ठीक है, इसको बोलते हैं हायर टू लोअर। सॉरी, यहां एच बनाना है, हायर से लोअर। तो आप लोगों को इतना कवर हो गया। तो उस वजह से बोल रहे हैं, जब अंदर प्रेशर कैसा हो गया, पॉजिटिव, आउटर कैसा है प्रेशर, निगेटिव, तो हायर से लोअर की तरफ मूवमेंट होगी और हमारे पास एयर क्या होगी, रिलीज आउट कर दी जाएगी। ओके, समझ में आ गया इतना। तो बोल रहे क्या हो जाएगा, हमारे पास एक्सपायरेशन हो जाएगा। हमारे पास निगेटिव वाला कॉन्सेप्ट आके, और उसको पहले निगेटिव अंदर था तो बाहर हायर था, तो हमारा इंस्पायरेशन हुआ, एक्सपायरेशन हुआ तो अंदर हायर हो गया, बाहर निगेटिव हो गया, तो प्रेशर पॉजिटिव टू निगेटिव होके हमारे पास बैलेंस। जब भी क्लियर कर लेना ये पॉइंट आप लोग कि हायर टू लोअर ही मूवमेंट होता है जनरली, ठीक है। आगे देखते हैं। तो इतना क्लियर हुआ ना बच्चों, एक इंस्पायरेशन हो गया एंड एक्सपायरेशन हो गया। अब हम थर्ड पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है हमारा, द डायाफ्राम एंड स्पेशलाइज्ड सेट ऑफ मसल्स। क्या कह रहे हैं, द डायाफ्राम एंड स्पेशलाइज्ड सेट ऑफ मसल्स। कौन कौन सी, एक होती एक्सटर्नल एंड इंटरनल। कौन सी मसल्स होती हैं, एक एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल, दूसरी इंटरनल इंटरकॉस्टल्स। बिटवीन द, किस किस के बीच में, रिब्स के बीच में ये होती हैं। कौन कौन सी, डायाफ्राम एंड स्पेशलाइज्ड सेट ऑफ मसल्स होती हैं, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स एंड इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स जो होती हैं, ठीक है। इनको बोलते द रिब्स, बिटवीन द रिब्स। तो ये हेल्प करती हैं, हेल्प्स इन जनरेशन ऑफ सच ग्रेडियंट्स। जो ग्रेडियंट्स ये अभी बन रहा था, क्रिएट हो रहा था कि बाहर हायर था, इनर साइड में लोअर था, तो हमारा मूवमेंट हुआ था आउटर टू इनर हो गया, ठीक है। तो हमारा क्या होगा, इंस्पायरेशन हो गया। सेकेंड टाइम में ग्रेडियंट कहाँ पे क्रिएट हुआ था, इनर साइड में हायर हो गया था और आउटर साइड में निगेटिव हो गया था, लोअर। तो इनर टू आउटर हो गया था मूवमेंट, हायर टू लोअर ग्रेडियंट के साइड में, तो हमारी एयर इंस्पायर्ड हो गई थी। तो ये दो मूवमेंट चल रहे थे। तो इसमें डायाफ्राम और ये मसल्स हेल्प करती हैं, रिब्स के बीच में जो होती हैं, ये क्या करती हैं, समझ में आ गया ना। अब सेकंड देखते हैं पॉइंट, ठीक है। ये बोल रहे हैं इंस्पायरेशन इज इनिशिएटेड बाय, कह रहे हैं
इंस्पायरेशन इज इनिशिएटेड बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायाफ्राम। जब डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है देन प्रोसेस ऑफ इंस्पायरेशन इज इनिशिएटेड, जो इनिशिएट हो जाती है तब। कह रहे विच इंक्रीजेज, इंक्रीज करता है द वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक चैम्बर इन द किस किस साइड में, एंटीरो पोस्टीरियर एक्सेस। एंटीरो पोस्टीरियर एक्सेस क्या होती है ये आपको बताना पड़ेगा। जब हमारे पास इंस्पायरेशन होता है तो डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है एंड इंक्रीज कर देता, विच इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक चैम्बर। थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम इंक्रीज कर जाता है। अब ये किस डायरेक्शन में बढ़ता है, एंटीरो पोस्टीरियर साइड में। हो गया ना ये। अब हमारे पास कौन सा ये प्रोसेस हुआ, इंस्पायरेशन। ठीक है, तो अब मैं इनके दो आपको फिगर दिखा देता हूं। एक होता है इंस्पायरेशन का जो कि एनसीईआरटी बुक का है, आप लोगों को मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए ये पहला वाला फिगर कवर समझ में आ रहा है। तो इसमें क्या क्या हो रहा है, ये देखिए रिब केज हो गया, ठीक है, डायाफ्राम क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ये देखिए जहां मेरा मार्कर है, डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हो गया। फिर जब कॉन्ट्रैक्ट होता है डायाफ्राम तो क्या है, रिब्स एंड स्टर्नम रेज्ड। रिब्स और स्टर्नम क्या हो जाता है, रेज्ड कर जाता है। फिर कह रहे हैं एयर इंटरिंग लंग्स, लंग्स में एयर इंटर हो रही। बोले वॉल्यूम ऑफ थोरेक्स इंक्रीज, वॉल्यूम किसका इंक्रीज कर जाता है, थोरेक्स वाले पोर्शन का। तो क्या हो गया, हमारे पास एयर जो है इंटर कर जाती है। क्लियर हुआ ना इतना, ठीक है। उसके बाद में हम लोग देखते हैं दूसरा पॉइंट, ये हमारे पास हो गया, इंक्रीज कर देता है एंटीरो पोस्टीरियर। द कंट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल, जो हमारे पास एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स होती हैं वो लिफ्ट करती हैं अप द रिब्स, रिब्स को अप लिफ्ट, अप साइड में लिफ्ट कर देती हैं। क्लियर। एंड द स्टर्नम कॉजिंग एन इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ द थोरेसिक चेम्बर। जो स्टर्नम हमारा होता है वो क्या इंक्रीज कराता है वॉल्यूम, किस साइड में, बोल रहे हैं डार्सो वेंट्रल एक्सेस। डार्सो वेंट्रल एक डॉर्सल साइड में और वेंट्रल साइड में बेसिकली ऐसे खिंचाता है, ये वॉल्यूम इंक्रीज कराता है स्टर्नम हमारे पास। तो ये वाला पॉइंट हो गया, ठीक है। स्टर्नम कॉजिंग एन इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ द थोरेसिक चैम्बर इन द डार्सो, ये हो गया वेंट्रल एक्सिस में, ठीक है। अब बोल रहे हैं द ओवरऑल इंक्रीज इन द थोरेसिक वॉल्यूम causes एन सिमिलर इंक्रीज इन पल्मोनरी वॉल्यूम, मतलब उसी तरीके से पल्मोनरी वॉल्यूम भी इंक्रीज करते हैं। ओके, करें एन इंक्रीज इन पल्मोनरी वॉल्यूम, जब हमारा पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, ठीक है, डिक्रीज इन द इंट्रापल्मोनरी प्रेशर, ठीक है, क्या होगा, प्रेशर जो इंट्रापल्मोनरी का है, ठीक है, वो हमारे पास डिक्रीज कर जाएगा इनसाइड द लंग्स। अभी इंट्रा टर्म बताया था ना, कहाँ यूज करते हैं, एक इंट्रा और एक इंटर। जब इंट्रा यूज करते हैं, ये हो गया जैसे ये कोई स्ट्रक्चर है। अब अगर अंदर के लिए यूज करेंगे तो इसमें सेम इंट्रा हो गया, ठीक है। अब अगर दो बॉडी है या दो भी कोई पार्टिकल है तो इसके ये वाला जो पोर्शन यूज करेंगे इसको क्या बोलते हैं, इंटर। ओके, उसको इंटर बोलते हैं। विद इन द, मतलब कोई भी बॉडी ऑर्गन हो अगर उसी के अंदर यूज करते हैं या उसी के अंदर की बात करें तो इंट्रा बोलेंगे। एंड डैश 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 का मतलब जो भी ऑर्गन है आपका। अब जो बिटवीन द टू, अगर कुछ भी कोई ऑर्गन है बिटवीन द टू के बीच की बात कर रहे हैं, स्पेस की बात जो भी, तो उसे इंटर में लेते हैं। इज क्लियर? ओके, अब देखते, मैंने ये वाला पॉइंट डिस्कस कर दिया आप लोगों को। एन इंक्रीज इन द पल्मोनरी वॉल्यूम, डिक्रीज इन द इंट्रापल्मोनरी प्रेशर टू, कह रहे हैं लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, किसके एटमॉस्फेरिक प्रेशर से लेस हो जाता है, ठीक है। विच फोर्सेस, फोर्स करता है द एयर को फ्रॉम आउटसाइड टू मूव टू द लंग्स, ये आउटसाइड से लंग्स में मूव कर जाती है। दैट इज, इसको बोल रहे हैं इंस्पायरेशन। हमारे पास क्या हो जाता है, इंस्पायरेशन
हो जाता है कवर यहाँ पे। तो आप लोगों को बेसिकली यहाँ पे मैंने दो वॉल्यूम की बात की थी, दो चीजें यहाँ पे क्लियर हो गई। एक कौन सा वॉल्यूम इंक्रीज होता है, ठीक है, या चेंज होता है, बेसिकली ये कहिए इंक्रीज होता है या चेंज, एंटीरो पोस्टीरियर। दूसरा हमारे पास कौन सा, डॉर्सो वेंट्रल, ठीक है। ये हमारे पास वॉल्यूम चेंज हो गए हैं यहाँ पे। क्लियर हुआ ना, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं आगे। वी हैव एबिलिटी टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ, ये बोल रहे हैं वी हैव एबिलिटी टू द इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन विद द हेल्प ऑफ एडिशनल मसल्स इन द एब्डोमेन। एब्डोमेन में हमारे पास मसल्स होती हैं, उनकी वजह से हम एक्स्ट्रा एडिशनल वॉल्यूम एब्डोमेन का बढ़ा सकते हैं। इतना क्लियर हुआ, ठीक है। अब कहते हैं ऑन एन एवरेज ए हेल्दी ह्यूमन ब्रीथ करता है 12 to 16 ब्रीथ्स टाइम पर मिनट, मतलब 12 to 16 टाइम्स ब्रीथ करते हैं पर मिनट, एवरेज है एक हेल्दी ह्यूमन का। ओके, ये वाला हो गया। उसके बाद बोल रहे हैं एवरेज जो ब्रीदिंग टाइम होता है हमारा वो कितना होता है, 12 to 16। इसके बाद कह रहे हैं द वॉल्यूम ऑफ एयर इन्वॉल्व इन ब्रीदिंग, जो ब्रीदिंग मूवमेंट होती है उसमें इन्वॉल्व होती है, उसको क्या बोलते हैं, एस्टिमेट किया जाता है। जो भी वॉल्यूम जो हमारे इंस्पायरेशन हो रहा है या एक्सपायरेशन हो रहा है, इन्हीं दोनों को मिला के क्या टर्म बोलते हैं, ब्रीदिंग। इसको किससे मेजर करते हैं, तो इसका एक मीटर होता है, उसको बोलते हैं स्पायरोमीटर। यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को, दिख रहा है स्पायरोमीटर। स्पायरोमीटर जो होता है इसके द्वारा हम लोग क्या मेजर करते हैं, वॉल्यूम, ठीक है। विच हेल्प्स इन द क्लिनिकल असेसमेंट ऑफ द पल्मोनरी फंक्शन। अच्छा, एक पॉइंट और आप लोगों को बताना था मेनली यहाँ पे, जो स्पायरोमीटर होता है एक वॉल्यूम को नहीं मेजर कर पाता। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग किसकी बात करेंगे, इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कैपेसिटी एंड वॉल्यूम। एक वॉल्यूम पढ़ेंगे लंग्स के और इसके बाद में हम लोग कैपेसिटी पढ़ेंगे, ठीक है। तो कैपेसिटी और वॉल्यूम्स जब हम लोग पढ़ेंगे तो आप लोगों को मैं ये बता देना चाह रहा हूं यहाँ पे, तो इस स्पायरोमीटर जो होता है ये एक वॉल्यूम नहीं मेजर करता है। वो कौन सा वॉल्यूम होता है, दैट इज रेसिडुअल वॉल्यूम। ये अभी आप लोगों को पढ़ाएंगे, 5 प्रकार के वॉल्यूम्स होते हैं, ठीक है। तो उसमें से कौन सा नंबर का नहीं मेजर कर पाता है, रेसिडुअल वॉल्यूम स्पायरोमीटर मेजर नहीं करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट 2-4 बार एग्जाम्स में भी पूछा जा चुका है कि सभी तो स्पायरोमीटर से हम लोग मेजर करते हैं वॉल्यूम्स, लेकिन ऐसा कौन सा वॉल्यूम है जो नहीं मेजर करते हैं, दैट इज रेसिडुअल वॉल्यूम तुम्हारा यहाँ पे हो गया। अब बोले कुछ ऐसी मसल्स हैं जो एडिशनल मसल्स होती हैं जो क्या करती हैं, सपोर्ट करती हैं। तो वही बताया ना, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल होती हैं एंड इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स होती है। इंस्पायरेशन में हमारी नॉर्मल ब्रीदिंग होती है, तो उसमें कौन कौन सा इन्वॉल्व होता है, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल और डायाफ्राम, दोनों इन्वॉल्व होते हैं। ये आ गया समझ में। और एक बात आप लोग बतानी थी, जैसे म्यूकस जो प्रेजेंट होता है इन इनर लाइनिंग ऑफ एल्व्यूलाई, जो एल्व्यूलाई के अंदर हमारे पास जो म्यूकस प्रेजेंट था वो क्या काम करता है, कीप मॉइस्ट, वो उसको मॉइस्ट बनाने में हेल्प करता है। एक ये पॉइंट हो गया। कुछ एडिशनल पॉइंट थे वो आप लोगों को मुझे बताने थे, ठीक है। अभी मैं और बताना है मेरे को, तो कौन सा बताना था, एक ब्रीदिंग आपको नॉर्मल बता दी थी ना, जो एक एन एवरेज हेल्दी ह्यूमन होता है उसकी कितनी ब्रीथ होती है, 12 to 16 टाइम्स पर मिनट ब्रीथ करता है। अच्छा, एक बेबी ले लेते हैं, एक न्यू बॉर्न बेबी होता है जो अभी अभी बॉर्न हुआ है, उसकी कितनी होती है, 32 पर मिनट्स, वो 32 टाइम्स ब्रीथ करता है। अब आते हैं 5 ईयर बेबी पे, जो 5 ईयर चिल्ड्रन होता है ना उसकी होती 26
पर टाइम, मिनट, 1 मिनट में 26 बार ये बीट करता है, ठीक है। एंड ओल्ड एज में ले लेते हैं, तो ओल्ड एज में जो हम लोग हेल्दी होते हैं एडल्ट में 12 to 16 होती है, लेकिन ओल्ड एज में थोड़ी सी बढ़ जाती है, दैट इज 20 पर मिनट्स। ये तो मैंने आप लोगों को डिस्कस करा दिया बीट्स के बारे में, कितना हमारा एवरेज हेल्दी ह्यूमन की ब्रीथ्स होती हैं, ठीक है। ब्रीदिंग के पैटर्न क्लियर करा दी, ठीक है। तो कुछ ऐसे पॉइंट थे एडिशनल, वो आप लोगों को बताने थे, ओके। तो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा रब करके यहीं पे डिस्कस कर रहा हूँ। ये जो एडिशनल पॉइंट हैं ये आए हुए एग्जाम्स में हैं, ये सभी पॉइंट एग्जाम्स में आए हुए हैं, ओके। यहाँ पे दिख जाएगा, और थोड़ा रब कर देते हैं, ठीक है, ओके। अब एक पॉइंट तो ये लेते हैं, नॉर्मल क्वाइट ब्रीदिंग। एक होता है नॉर्मल क्वाइट ब्रीदिंग। नॉर्मल क्वाइट ब्रीदिंग क्या होती? एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल। अब बता रहे हैं, पहला पॉइंट हो गया कौन सा? नॉर्मल क्वाइट ब्रीदिंग। अच्छा, नॉर्मल क्वाइट ब्रीदिंग में क्या होता है, आप लोगों को दिख नहीं रहा है ना, थोड़ा ऊपर हो गया ना, चलिए अब दिख रहा है, ओके। नॉर्मल क्वाइट ब्रीदिंग में क्या कहते हैं, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स इन्वॉल्व होती है, एक पॉइंट। दूसरा फोर्स ब्रीदिंग, इनको लिख लेंगे आप लोग भी, फोर्स ब्रीदिंग। इसमें क्या होता है, इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल यूज होती है, इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल। तो फर्स्ट टाइम में कौन सी यूज हो रही थी, जो नॉर्मल क्वाइट ब्रीदिंग थी, इसमें एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल यूज हो रही थी। सेकंड में मैंने पॉइंट लिखा फोर्स्ड, जो फोर्स्ड ब्रीदिंग होती है, बहुत तेजी से हम लोग करने लगते हैं फोर्स देके, उसमें कौन सी यूज होती है, इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स, ठीक है। और एक पॉइंट बताते हैं आपको, व्हेनेवर लेडी इज प्रेग्नेंट, जो भी वुमेन प्रेग्नेंट होती हैं तो उनमें फीमेल जो होती हैं तो उनका डायाफ्राम क्या हो जाता, पैसिव। एक पॉइंट और लिख देते हैं, इसमें कहेंगे इन प्रेग्नेंट वुमेन में कह रहे हैं डायाफ्राम बिकम पैसिव। डायाफ्राम जो होता है प्रेग्नेंट वुमेन में क्या हो जाता है, पैसिव हो जाता है, एक्टिव नहीं रहता है। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है, ठीक है। अब आते हैं कुछ पॉइंट और बता देते हैं। एक पॉइंट और आता है इसी बीच, इंस्पायरेशन। इंस्पायरेशन में क्या होता है, दूसरा पॉइंट होता है एक्सपायरेशन, भी ले लेते हैं। इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन, इसमें बोलते हैं डायफ्राम की मेनली शेप देखना चाह रहे हैं, तो इसमें हमारी कौन सी शेप हो जाती है, जब इंस्पायरेशन होता है तो क्या होती है, फ्लैट, क्योंकि एयर को ज्यादा से ज्यादा होल्ड करना है तो फ्लैट हो जाती है। दूसरा, ये जब एक्सपायरेशन हो जाता है तो ये डोम शेप हो जाता है, डोम शेप्ड हो जाता है। एक हो जाता फ्लैट, दूसरा हो जाता है डोम शेप्ड। क्लियर हुआ इतना? तो हमारे पास ये बेसिकली कुछ ऐसे पॉइंट थे जो एनसीईआरटी में नहीं मिलते हैं, या मिलते हैं, कुछ ऐसे भी थे जो मिलेंगे, मैंने अलग करके निकाल के लिख दिया आप लोगों के। कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो नहीं है, जो एग्जाम्स में पूछेंगे वहां से उठाया। उसी सिलसिले में एक मैं पॉइंट और बताना चाह रहा हूं, ये नहीं आपको मिलेगा एनसीईआरटी में। कह रहे हैं ड्यू टू निगेटिव पल्मोनरी प्रेशर, बहुत अच्छा पॉइंट है ये, एम्स टाइप के क्वेश्चन पूछा जाता है एम्स में।
बोलेंगे ड्यू टू निगेटिव प्रेशर, ड्यू टू निगेटिव प्रेशर ब्रीदिंग एंड ईटिंग, ब्रीदिंग एंड ईटिंग अकर साइमल्टेनियसली, अकर साइमल्टेनियसली। इसका कहने का मतलब ये है हमारे पास जो निगेटिव प्रेशर होता है, निगेटिव प्रेशर के कारण ही हम लोग ब्रीदिंग एज वेल एज ईटिंग दोनों एक साथ कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? ब्रीदिंग एंड ईटिंग ड्यू टू निगेटिव प्रेशर। बहुत अच्छा पॉइंट है। ये इतना क्लियर हुआ, लेडी वाला बता दिया, प्रेग्नेंट लेडी होती है तो हो जाता। तो बेसिकली आज मैंने काफ़ी अच्छा एक पॉइंट और बताना था आपको। अच्छा ये बताइए रिस्पायरेटरी रेट मिनिमम कब होता है? मिनिमम कब होता है रिस्पायरेटरी रेट? मिनिमम रिस्पायरेटरी रेट कब होता है? स्लीपिंग। जब हम लोग स्लीपिंग करते हैं उस समय क्या होता है? स्लीपिंग के टाइम पे मिनिमम ब्रीदिंग, थोड़ा नीचे है बोर्ड, बन नहीं रहा है यहाँ पे लिखते हुए, ब्रीदिंग होती है। तो एक पॉइंट आप लोगों को ये भी मैंने करा दिया, रिस्पायरेटरी रेट मान सकते हैं, मिनिमम रिस्पायरेटरी रेट। तो हमारे पास क्या हो जाता है? मिनिमम। ये हो गया। तो मैंने बेसिकली आज आपको कवर करा दिया है इसमें, यहाँ पे पूरा का पूरा कवर करा दिया है। यहाँ पे ब्रीदिंग वाला मैकेनिज्म आज मैंने कवर करा दिए। रिस्पायरेटरी ही रखो, रिस्पायरेटरी, ठीक है। ये हमारे पास इतना कवर हो गया। लग रहा मेरे को आप लोगों को दिख भी नहीं रहा ना नीचे? ओके ठीक है, अब दिख रहा? ठीक है, अब दिख रहा। तो स्लीपिंग के समय में मिनिमम ब्रीदिंग रेट होता है, यानी रिस्पायरेटरी रेट मिनिमम हो जाता है किस समय? स्लीपिंग के समय। हुआ? तो आज मैंने क्या क्या कराया है? पूरा का पूरा एक टॉपिक कवर करा दिया है जो कि था मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। तो इसमें मैंने जितने भी पॉइंट डिस्कस किए हैं वो सभी इंपॉर्टेंट थे। आप लोग बहुत अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे जहाँ तक है, और जितने भी मैंने एडिशनल पॉइंट लिखाए हैं ये भी आप लोग ध्यान दे देंगे। ओके, तो मैं नेक्स्ट लेक्चर पे क्या करूँगा? पहले तो वॉल्यूम्स बताऊँगा, ठीक है, कितने प्रकार के वॉल्यूम होते हैं। ओके, उसके बाद में फिर हम क्या बताएंगे? कैपेसिटी बताएंगे, कितनी कैपेसिटी होती है, ठीक। उसके बाद में मैं नेक्स्ट लेक्चर में यही कवर हो पाएगा। ओके, चलिए तब तक के लिए पढ़ते रहिए अच्छे से। ओके, और अच्छे से जो चीज़ पॉइंट ना भी क्लियर हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे।